Hello everyone. Today we are going to continue our chapter of class 10 life processes. So we have already discussed about the basics of respiration. In this video we will be discussing about the respiration in human. How the respiration in human occurs in complete details. So we know that what is respiration? Respiration is simply when the glucose molecule is formed by the process of digestion, then we break down this glucose molecule to get energy. This is simply the respiration. So how the glucose molecule breaks down into the energy? The glucose molecule binds with the oxygen and then it forms carbon dioxide, water and high amount of energy in the form of ATP. So this glucose molecule, to break down this glucose molecule we need oxygen. From where we take this oxygen molecule? When we breathe we take oxygen rich air inside our body, and this oxygen from our nose, when we breathe from our nose, this oxygen goes to the every cell where glucose has been formed. So in every cell what happens? This oxygen molecule goes and break down this glucose molecule into carbon dioxide. When we exhale, that is breathe out, then we remove out this carbon dioxide and the energy we use for our various life activities or various life processes. So we need to first of all discuss that how this oxygen come and from where this oxygen molecule goes to the glucose molecule to break down into energy. So in respiration what happens? At first breathing occurs. ब्रीथिंग को हम लोग पल्मोनरी वेंटेशन भी बोलते हैं. तो ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को या फिर एयर को इनसाइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को. सबसे पहले इनहेलेशन होता है जिसको हम लोग इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंस्पिरेशन भी बोलते हैं. और उसके बाद क्या होता है? ब्रीदिंग के अंदर एक और चीज आता है, वो होता है एक्सहेलेशन. जब हम लोग एयर को ब्रीथ आउट करते हैं उसको एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन भी बोलते हैं. तो जब हम लोग ब्रीथ इन कर रहे होते हैं तो वो जो एयर होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, और जब हम लोग ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं तो वो जो एयर रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है. तो कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्रीदिंग होता है. हम लोग एयर को अपने अंदर लेते हैं. जब हम लोग एयर को अंदर हम लोग कहाँ से लेते हैं? ऑफकोर्स हम लोग जो सांस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं. तो अभी पूरा प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से जो है एयर पहुंचता है. एयर जो है वो नाक से जाकर के इस तरह से इस पासेज से लेकर के यहाँ जो एल्वियोली है यहाँ तक पहुंचता है. कैसे पहुंचेगा अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले एल्वियोली तक पहुंचता है. तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? ब्रीदिंग. दूसरा प्रोसेस क्या होता है? एयर जो है वो रीच होता है, कहाँ तक जाता है? एल्वियोली तक पहुंचता है. उसके बाद इस एल्वियोली के अंदर चारों तरफ बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहता है. इसके पास क्या रहता है? बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहता है. इस ब्लड वेसल में जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या एयर जो है वो पहुंचता है तो ये ब्लड क्या करता है? ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, हर एक सेल तक पहुंचा देता है, ठीक है. तो तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि एल्वियोली से ब्लड वेसल्स जो रहते हैं वो ब्लड वेसल्स एल्वियोली से ऑक्सीजन को लेते हैं और हर एक सेल तक पहुंचाते हैं. उसके बाद क्या होता है? सेल के अंदर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. सेल्स को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, वो ले लेता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. यही सेल क्या करता है? वापस से इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को कहाँ पहुंचाता है? एल्वियोली तक पहुंचाता है. फिर जैसे ही ये एल्वियोली तक पहुंचता है हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं. क्या करते हैं? ब्रीथ आउट. और इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को बाहर पहुंचा देते हैं, ठीक है. तो अच्छे से हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या होता है एक्चुअल में. जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, यानी कि हम लोग इनहेलेशन करते हैं, जब हम लोग एयर को लेते हैं तो वो एयर नॉस्ट्रिल में जाता है, नॉस्ट्रिल से वो एल्वियोली तक पहुंचता है. एल्वियोली के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो अपने अंदर ऑक्सीजन को, एयर को ले लेते हैं और ये सेल तक पहुंचाते हैं. सेल के पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वापस से एल्वियोली तक जाता है. फिर हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं. तो ब्रीदिंग में क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं. तो कैसे होता है ये ब्रीदिंग का प्रोसेस, हम लोग एक अच्छे से देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम लोगों का जो नाक है उसमें 2 छेद होता है, उसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं. यहाँ हम एक ही दिखाए हैं, एक पीछे के साइड में होगा.
तो सबसे पहले हम लोग नॉस्ट्रिल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को अपने अंदर लेते हैं। नॉस्ट्रिल के पास क्या होता है ना, बहुत सारा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो हेयर क्या होते हैं, इसके पास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर्स क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं एयर से हम लोग के बॉडी के अंदर में आने के लिए। तो ये हेयर का क्या काम होता है, ये इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। नॉस्ट्रिल सबसे पहले एयर कहाँ आया, नॉस्ट्रिल में आया, ठीक है। नॉस्ट्रिल से ये यहाँ पे जाता है, इस जगह पे, इस जगह को क्या बोलते हैं, सॉरी, नॉस्ट्रिल से पहले ये इस पासेज से यहाँ तक आया, इस पासेज को क्या बोलते हैं, नसाल चैम्बर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये है नसाल चैम्बर। सबसे पहले नॉस्ट्रिल से एयर आया, यहाँ नसाल चैम्बर तक आया। नसाल चैम्बर से जब नीचे वो इस एरिया पे आता है तो इसको बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में, और जब हम लोग फूड लेते हैं तो क्या होता है, फूड हम लोग माउथ से लेते हैं, माउथ बकल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स के पास ही जाता है। हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस में समझे थे, कहाँ जाता है, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी से फेरिंग्स। ठीक उसी तरह जो हम लोग एयर लेते हैं वो भी कहाँ जाता है, नोस्ट्रिल से नसाल चैम्बर, नसाल चैम्बर से फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स कॉमन पाथवे है दोनों ही के लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। इस जगह पे दोनों ही चीज़ आया है, क्या आया है, फेरिंग्स भी, सॉरी, फूड भी आया है और एयर भी आया है। तो जो हम लोग एयर को लिए वो कहाँ से लिए, नॉस्ट्रिल से लिए सबसे पहले, उसके बाद नॉस्ट्रिल से वो कहाँ पे गया, नसाल चैम्बर के पास गया, यहाँ पे नॉस्ट्रिल, फिर नसाल चैम्बर, नसाल चैम्बर से वो कहाँ पे गया, फेरिंग्स के पास गया, ठीक है। तो फेरिंग्स के पास क्या हुआ, फेरिंग्स के पास फूड और एयर दोनों ही चीज़ रहे हैं, ठीक है। तो फूड क्या होता है, फेरिंग्स के बाद कहाँ पे चला जाता है, फूड पाइप में चला जाता है, ईसोफेगस। लेकिन जो एयर है वो कहाँ पे चला जाएगा, एयर चला जाएगा विंड पाइप के ओर, ठीक है। तो यहाँ पर से दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। फेरिंग्स जो है यही एक कॉमन पैसेज है, किसके लिए, दोनों के लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। उसके बाद जो है आगे चल के फिर दोनों अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कौन है, फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ से जो फूड है वो तो चला गया अपना फूड पाइप में, लेकिन जो एयर है वो कहाँ पे आएगा, वो इस तरफ आएगा। तो देखिए ये जो है ये लेरिंग्स है, सबसे पहले लेरिंग्स के पास जाता है। फेरिंग्स के बाद कहाँ आया, एयर, एयर आया लेरिंग्स के पास, ठीक है। ये क्या है, लेरिंग्स है। लेकिन गलती से भी खाना हम लोगों के जो फूड पाइप में है उसमें ना चला जाए, सॉरी, खाना जो है हम लोगों के विंड पाइप में है उसमें ना आ जाए, इसलिए इस लेरिंग्स के ऊपर में एक कवर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। ये जो छोटा सा है ये ग्लॉटिस है। इस ग्लॉटिस के पास ना, ये जो ऐसे करके दिखाया हुआ है, इसके ऊपर में, इस ग्लॉटिस के पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं ईपी ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के पास क्या प्रेजेंट रहता है, ईपी ग्लॉटिस, ठीक है। ये क्या है, ग्लॉटिस के पास ईपी ग्लॉटिस, ये वाला ईपी ग्लॉटिस प्रेजेंट है। ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, कब, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं। तो ये जो है ये लेरिंग्स के थ्रू इस ट्रैकिया में ना चला जाए, इस विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए ये अपने ऊपर एक कवर बना देता है। कब, जब हम लोग खाना खाते हैं। और जब हम लोग खाना नहीं खा रहे होते तो ये कवर को खोल देता है और क्या होता है, आराम से हम लोगों का एयर चला जाता है। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल से नसाल चैम्बर में एयर गया, उसके बाद फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से वो लेरिंग्स में पहुंचा। लेरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। आगे इन सब के बारे में डिटेल्स में साउंड बॉक्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे फर्दर हायर क्लासेस में। अभी बस इतना जान लीजिए कि इसको लेरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो अभी हम बोल रहे हैं वो सब प्रोड्यूस करने में कौन मदद किया है, लेरिंग्स। तो लेरिंग्स में गया, लेरिंग्स के बाद ये कहाँ जाता है, ये जो है यही है हम लोगों का विंड पाइप, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। लेरिंग्स के पास कहाँ पहुँच गया, ट्रैकिया में पहुँच गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझे अच्छे से, ये सब मिटा देते हैं। यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ लिए कि कहाँ से कहाँ तक फूड गया, ट्रैकिया तक गया। कैसे, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नसाल चैम्बर, फेरिंग्स, लेरिंग्स, देन ट्रैकिया। उसके बाद क्या होता है ना, ट्रैकिया के बाद ये जो हरा रंग का दिखाया हुआ है ये दोनों लंग है, इस दोनों लंग की ओर बढ़ जाता है ट्रैकिया। दो पार्ट में बढ़ता है, ठीक है। ये इधर वाला पार्ट, इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकस बोलते हैं। एक को हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं और दो, अगर इसका प्लुरल क्या होता है, ब्रोंकाई होता है। तो यहाँ पे हम एक ही को दिखाए हैं तो इसलिए हम लोग ब्रोंकस लिखे हैं, वरना इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई हो जाएगा। तो ट्रैकिया किस में टूट गया, दोनों लंग की ओर टूट गया, ठीक है। तो क्या किस में टूटा, ब्रोंकस में, या फिर ब्रोंकाई, दोनों मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। और ये दोनों जो है अलग अलग लंग के अंदर, राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर पहुंच जाता है। ये सब क्या है, ये लंग है।
अच्छा, ये जो इधर पूरा डिटेल में है ये इस तरफ भी होगा स्ट्रक्चर, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए एक ही तरफ मैंने दिखाया है, ठीक है। और इन दोनों लंग के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। तो फूड सबसे पहले ट्रैकिया में गया, उसके बाद ब्रोंकस में गया। ट्रैकिया से कहाँ चला गया? ब्रोंकस में, ठीक है। ब्रोंकस में गया, दोनों तरफ ब्रोंकस में चला गया। उसके बाद फर्दर ये ब्रोंकस जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइडेड होता है। ऐसे तो ये जो ब्रोंकाई है ना वो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी इस तरह से करके डिवाइडेड रहता है, लेकिन सिंपल बनाने के लिए सीधा हम ब्रोंक्यूल पे गए हैं। ये सब क्या है, इसके जो फर्दर पार्ट्स है वो क्या, ये सब जो है ये ब्रोंक्यूल्स हैं। तो यहाँ से फूड कहाँ गया? ब्रोंक्यूल के अंदर गया, ठीक है। ये सारे फूड नहीं, सॉरी, एयर कहाँ पे गया? ब्रोंक्यूल्स के अंदर गया। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, सबसे लास्ट वाला जो ब्रोंक्यूल है, उससे एल्वियोली निकला रहता है। अल्टीमेटली हम लोगों को कहाँ तक पहुंचाना है एयर को? एल्वियोली तक, क्योंकि एल्वियोली के अंदर ही ब्लड वेसल्स घिरे हुए हैं। तो ब्रोंक्यूल से कहाँ चला गया? एल्वियोली तक चला गया। तो ये बहुत सिंपल सा पाथवे है। एयर कहाँ से कहाँ तक जाता है? वेरी सिंपल। सबसे पहले नॉस्ट्रिल में गया, नेसाल चैम्बर में गया, फेरिंग्स में गया, लेरिंग्स में गया, ट्रैकिया में गया, ब्रोंकियस में गया, ब्रोंक्यूल में गया और एल्वियोली में गया, ठीक है। यहाँ पिक्चर में देख लेते हैं। नॉस्ट्रिल से नेसाल चैम्बर, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, एल्वियोली, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब क्या होता है कि इस एल्वियोली के अंदर इस तरह से बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं। बहुत सारा इस तरह से सारे एल्वियोली के अंदर बहुत सारा ब्लड वेसल्स रहता है। ये ब्लड वेसल्स क्या करता है? एयर को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिच हम लोग एयर को जो इनहेल किए हुए हैं, मेनली ऑक्सीजन को ये क्या करता है? अपने अंदर ले लेता है। और ये एल्वियोली हर एक सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है। हर एक सेल को उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है और ग्लूकोज से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से एल्वियोली तक पहुंचा देता है। ब्लड वेसल्स वापस यहाँ तक पहुंचाते हैं, फिर वो बाहर हो जाता है। कैसे होता है पूरा प्रोसेस हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। अभी हम लोग एक चीज़ समझ लिए कि ब्रीदिंग में, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन में हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं, इस पाथवे से एल्वियोली तक जाता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है? कार्बन रिच एयर होता है, कार्बन को वो बाहर निकाल देता है, सेम इसी पाथवे से वापस चला जाता है। एल्वियोली से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेरिंग्स, लेरिंग्स से फेरिंग्स, नेसाल चैम्बर, नॉस्ट्रिल, ठीक है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं वो किस तरह से हम लोगों की इसके अंदर आता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं या रूम के अंदर या कहीं पे भी, बैलून के अंदर मान लीजिए हवा ही भर रहा है, ठीक है। तो बैलून का क्या होता है? आकार बढ़ता है, उसके अंदर हवा एडजस्ट होने के लिए, एयर का एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है? बैलून का साइज बढ़ता है। सेम चीज़ हम लोगों के लंग में भी होता है। हम लोगों के लंग का साइज भी बड़ा होता है। जब हम लोग एयर को इनसाइड लेते हैं तो लंग का साइज बड़ा होते जाता है, और फिर जब हम लोग एयर को वापस बाहर करते हैं तो लंग का साइज वापस अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है अभी हम लोग इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये जो लंग का स्ट्रक्चर है इसको एक बार यहाँ पे ड्रॉ किए हैं अच्छे से समझने के लिए। ये सब हम बताए नहीं थे पहले ताकि उस वक्त कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये जो लंग है ना, ये पूरा लंग जो है, अगर मान लीजिए इस जगह से हम लंग को हटा देते हैं और ये जो पूरा कैविटी अंदर का बसता है उसको हम लोग बोलते हैं थॉरेसिक कैविटी, ठीक है, या फिर चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है चेस्ट के रीजन में होता है। इसके नीचे में ये जो है पाइप, ये है हम लोगों का डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है ना कि ये जो नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है, यानी कि जो हम लोगों का पेट वाला रीजन होता है, इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा चीज़ इसके नीचे प्रेजेंट होता है। और इसके ऊपर क्या होता है? सारा चेस्ट कैविटी, यानी कि लंग वगैरह जो भी रेस्पिरेशन की चीज़ें हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये डायफ्राम क्या है? एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। ये हुआ सबसे नीचे में क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर में क्या है? ये हम लोगों का सब चीज़ है, लंग वगैरह। अच्छा, इस लंग के चारों तरफ एक कवरिंग होता है। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये एक कवरिंग दिखाया गया है ना, ये लंग को प्रोटेक्शन के लिए मदद करता है। ये जो बोन का ये कवर जो है, इसको हम लोग रिब केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये रिब केस। ये रिब केस जो होते हैं ये 12 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये रिब केस। उसके बाद हम लोगों को प्रोटेक्शन के लिए मसल्स चाहिए होते हैं। तो इस रिब केस के बीच में जो मसल रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। उसके अलावा एक और मसल है, ये है डायफ्राम, ये भी प्रोटेक्शन के लिए मदद करता है, ठीक है। ये दोनों ही मसल्स हैं। उसके अलावा ये जो है ये रिब केस है, ठीक है। रिब केस के बीच में मान लीजिए, देखिए 12 रिब केस है, तो उस सबके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। तो इंटरकोस्टल मसल्स कितने तरह के प्रेजेंट होंगे? 11 तरह के। ये दोनों जो है लंग को एक्सपेंड होने में और
वापस से रिलैक्स होने में मदद करता है। जो फैलना होता है ना, जैसे बैलून के अंदर हवा भरे तो बैलून आगे की ओर ऊपर की ओर बड़ा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, बड़े होने को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और वापस से अपने शेप में आने को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो इस पूरे जो लंग में है इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। जब एयर अंदर आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बड़ा होगा, और जब एयर बाहर जाएगा तो वो रिलैक्स होगा, यानी कि वापस से अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन मदद करता है हम लोगों को? ये जो मसल्स हैं ये मदद करते हैं, और रिब केज। तो क्या होता है इंस्पिरेशन में और एक्सपायरेशन में हम लोग समझते हैं। उससे पहले ये जो इसके बीच में ये सब अच्छे से स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये जो है ये रिब केज, ये प्रोटेक्शन में मदद करता है लंग को। इसके बीच में इंटरकॉस्टल मसल होता है, नीचे में डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, इस तरह से। और इंटरकोस्टल मसल क्या होता है ना कि दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये दोनों अपोजिट में काम करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम लोग ज्यादातर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कैसे काम करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं। देखिए, जो बाहर की ओर प्रेजेंट है, जो इंटरकोस्टल मसल ये सब जो है, जो बाहर की ओर प्रेजेंट है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, जो अंदर की ओर प्रेजेंट है उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये है डायफ्राम जो नीचे में है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, और ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो है रिब केज। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, ठीक है, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। तो जब हम लोग एयर को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लंग है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? ये जो रिब केज है ये सब क्या होंगे, बाहर की ओर, कुछ तो बाहर की ओर, कुछ ऊपर की ओर, बाहर और ऊपर, ठीक है, की ओर मूव करेंगे। तो रिब केज का क्या होगा, या रिब सिर्फ लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फैलेगा, किधर किधर बढ़ेगा, एक तो ये बाहर की ओर जाएगा और दूसरा ये आपका ऊपर की ओर जाएगा, ताकि ये जो है ये बड़ा हो सके। अच्छा, स्पेस देने के लिए ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम क्या होगा, नीचे की ओर झुकेगा, यानी कि ये जो है ये इस तरह से शेप जो है वो ऐसे सीधा हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ऊपर में थोड़ा सा और जगह हो जाएगा, जो ऐसे मुड़ा हुआ है वो ऐसे सीधा हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए इतना सा और जगह बच गया ना हम लोगों को। तो डायफ्राम भी क्या होगा, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब क्या हुआ, अपने शेप से थोड़ा सा बड़ा हो जाना, जगह दे देना। ठीक है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये जो इंटरकोस्टल मसल है इसमें क्या होगा, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों जो है ना अपोजिट काम करता है। तो एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जो इंटरकोस्टल मसल है ना वो रिलैक्स करते हैं, ताकि ये पूरे प्रोसेस अच्छे से हो सके, इसलिए। ठीक है, तो अभी उसको हम नहीं लिख रहे हैं, कंफ्यूजन होगा। 3 चीज को हम लोग जानते हैं इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, एक तो आपका ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये इस तरह से जो है ये इस तरह से होता है और स्पेस देता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये भी बड़ा होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, बड़ा होता है। तो आसानी से एयर जो है हम लोगों के लंग में आ पाता है। ठीक है, अब जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम लोगों को बाहर करना रहता है। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सिकुड़ जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो सेम चीज़ में क्या हो जाएगा, रिब केस क्या हो जाएगा, वापस से अपने शेप में आ जाएगा, यानी कि रिलैक्स होगा एक्सपायरेशन में। डायफ्राम वापस से अपने डोम शेप्ड स्पेस शेप में आ जाएगा, यानी कि वो भी रिलैक्स हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होंगे, ये भी रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन वही इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से अपोजिट काम करता है। बहुत सिंपल सा बात है। क्या क्या हुआ एक्सपायरेशन में, एक्सपायरेशन में क्या क्या हुआ, रिब केस वापस से रिलैक्स हो गया, डायफ्राम वापस से रिलैक्स हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वापस से रिलैक्स हो गया। तो आराम से जो एयर है वो वापस चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैलून फुलाएंगे तो उसके अंदर एयर डालेंगे, वो बड़ा होगा, वापस से हवा निकालेंगे तो वो वापस अपने छोटे से शेप में आ जाएगा। वैसे ही इसके साथ भी है, लंग के साथ भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन को हम लोग अच्छे से समझ लिए। इंस्पायरेशन में क्या हुआ, हम लोग एयर लिए, ये नॉस्ट्रिल, नसाल चैम्बर, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया से लेकर के एल्वियोली तक पहुंचा, और यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी। तो ये लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, बड़ा हुआ। कैसे बड़ा हुआ, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट किए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट किया, बड़ा हो गया। और ये डायफ्राम जो है वापस से नीचे की ओर गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया।
वापस से यहीं से जब बाहर जाना हो ब्रीथ आउट के वक्त में, तो ये सारी चीज़ें रिलैक्स हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं देखिए लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपने अंदर एयर ले लिया। जब वो एयर को लेता है तो वो जो एयर रहता है ना वो ऑक्सीजन रिच रहता है। ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। ठीक है, एल्वियोली तक पहुंचने के बाद का बात कर रहे हैं। एल्वियोली तक पहुंच गया, कौन सा एयर पहुंचा? ऑक्सीजन रिच एयर पहुंचा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। तो ऑक्सीजन रिच एयर जब एल्वियोली तक पहुंचा तो क्या होगा? एल्वियोली के पास क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसके चारों तरफ जो है वो ब्लड वेसल्स गिरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ एल्वियोली के अंदर चारों तरफ क्या है? ब्लड वेसल्स गिरा हुआ है और उसके पास ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या होगा? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा। डिफ्यूजन है क्या? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब ये दो बॉल है, इस तरफ में जो है ये यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से क्या होगा? इस तरफ जो भी कंसंट्रेशन है वो पहुँच जाएगा। ठीक उसी तरह जब एल्वियोली के अंदर में ज़्यादा ऑक्सीजन है, ब्लड वेसल्स में कम है, तो वो ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगा। ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा, ब्लड का वेसल जो है वो कहाँ है? नसें क्या है हम लोग के पूरे शरीर के अंदर है, वो हर एक सेल तक पहुंचेगा। हर सेल के पास क्या बना हुआ है? ग्लूकोज बना हुआ है। ग्लूकोज से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। एनर्जी यूटिलाइज कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल कुछ यूटिलाइज कर लेंगे, कुछ हम लोग बाहर निकाल देंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? वापस हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे? वापस से ये ब्लड वेसल्स में जाएगा, वापस से ये जो है ये ब्लड वेसल्स में जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये ब्लड वेसल्स कहाँ जाएंगे? एल्वियोली तक जाएंगे। ठीक है, फिर एल्वियोली में क्या होगा? उस वक्त जो उसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहले से था वो तो ब्लड वेसल में दे दिया है। ठीक है, और ब्लड वेसल के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वापस से वैसे ही सिंपली ब्लड वेसल के इस वक्त क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो सिंपली वैसे ही डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा? एल्वियोली तक जाएगा। फिर जैसे वो बाहर निकलता है सेम प्रोसेस से वो बाहर की ओर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकलेगा? यही एल्वियोली से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेरिंग्स, लेरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नसाल चैम्बर, नसाल चैम्बर से नॉस्ट्रिल। तो पूरा प्रोसेस जो है वो हम लोग रेस्पिरेशन का पढ़ चुके हैं। क्या होता है, कैसे ये बॉडी के अंदर गया, कैसे लंग कॉन्ट्रैक्ट किया, कैसे एल्वियोली से हम लोगों के ब्लड तक गया, सेल के अंदर कैसे ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ लिए थे। ठीक है, तो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम लोग पढ़ के समझ चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल to get more videos like this. Thank you so much.